हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 14th चैप्टर एटॉमिक फिजिक्स के बारे में और उस पर हमने लास्ट क्लास में हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ी चर्चा करी थी कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है और कैसे बनता है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बेसिकली बनता कैसे है और उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पे डिलीवर होगा उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम की बोर थ्योरी से एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय बोर्स थ्योरी। हम हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को बोर की एटॉमिक मॉडल से या फिर बोर की एटॉमिक थ्योरी से समझते हैं। बोर्स थ्योरी। ऑलराइट, तो देखिए लास्ट क्लास में जाते जाते हमने डिस्कस किया था कि स्पेक्ट्रम बेसिकली बनता कैसे। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में हो सकता है, जरूरी नहीं है पहली में हो, दूसरी में हो, तीसरी में हो, चौथी में हो, किसी में भी हो सकता है। जब अपन एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है और वापस हायर एनर्जी स्टेट से किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट में आ सकता है। जरूरी नहीं है कि जिससे वो गया था उसी क्लास में वापस आए, किसी में भी आ सकता है, उसमें भी आ सकता है। और वापस नीचे आते समय उसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो लिबरेट करनी होती है और उसी एक्स्ट्रा एनर्जी को लिबरेट करता है वो विकिरण के रूप में, और उन्हीं बहुत सारी विकिरणों के समूह को हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा था। ठीक है, तो आज हम उसका थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि बामर ने सबसे पहले उस विजिबल स्पेक्ट्रम को तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए एक आनुभाविक सूत्र दिया था और वो आनुभाविक सूत्र मैं बहुत बार लिख चुका हूँ। वो था 1/λ इज इक्वल टू r 1/2² माइनस 1/n², जहाँ r रिडबर्ग कांस्टेंट 1.09 10 to the power 7 पर मीटर था। और इस फॉर्मूले का उसके पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं था। उन्होंने नहीं बताया कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। उन्होंने कहा भाई तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, मुझे ना पूछो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो आज हम बोर के तृतीय अभिग्रही से थर्ड पोस्टुलेट से ये भी डिस्कस करेंगे कि वास्तव में ये फॉर्मूला सही भी था या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। मान लेते हैं कि हमारे पास दो एनर्जी स्टेट्स हैं। ठीक, पहला एनर्जी स्टेट है वो है En2 और दूसरा एनर्जी स्टेट है En1 और कोई इलेक्ट्रॉन इस उच्च ऊर्जा स्तर से इस निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित कर रहा है। तो मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित करेगा तो उसको इस दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर एक विकिरण उत्सर्जित करनी पड़ेगी। तो यहाँ से ये एक विकिरण उत्सर्जित कर देता है जिसकी ऊर्जा होती है hν और वो ऊर्जा बोर के तृतीय अभिग्रहित के अनुसार दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यही अपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो एक विकिरण उत्सर्जित करता है और उस विकिरण की ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, तो अब हमने क्या पढ़ा गाइस? हमने पढ़ा है कि nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होती है। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो nवीं कक्षा में उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय माइनस एप्सिलॉन नॉट माइनस z² e to the power 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h²। यही अपन ने डिराइव किया था। nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इस फॉर्मूले से दी जाती है En is equals to z² m e4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट n² h²। ऑलराइट, तो अगर मैं En1 की बात करूं, इस वाले ऑर्बिट की ऊर्जा किस प्रकार से होगी? तो इस वाले ऑर्बिट की ऊर्जा देयरफॉर En1 की ऊर्जा जो आएगी En1 तो वो मेरे पास क्या आएगा? माइनस z² e to the power 4 m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर
एच स्क्वायर और इस n की जगह n1 स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये n1 की बात करें तो यहाँ n की जगह n1 लिखेंगे। सो क्लियर, से इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार अगर मैं en2 की बात करूँ तो en2 क्या आ जाएगा, en2 आएगा माइनस जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4m अपॉन 8। चलो इधर लिख लेते हैं क्योंकि बाद में मुझे इस बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। en2 इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ n1 था तो यहाँ n2 स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। इस विकिरण की ऊर्जा h न्यू बराबर क्या होती है, en2 माइनस en1। तो विकिरण की ऊर्जा की अपन बात करें, विकिरण की ऊर्जा या बोर के तृतीय अभिग्रही से बाय थर्ड पोस्टुलेट या बोर के तृतीय अभिग्रही से, बोर के तृतीय अभिग्रहित से, बोर का तृतीय अभिग्रहित क्या कहता है कि उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा h न्यू दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर आएगा। यहां से en2 की वैल्यू ये रही, en1 की वैल्यू ये रही, पुट कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा h न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, न्यू को लिख सकते हैं c अपॉन लैम्डा। तो यहाँ इसको लिखेंगे c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू en2 की जगह माइनस जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और n2 स्क्वायर, फिर है माइनस, तो ये माइनस en1 ये रहा मेरे पास, क्या है ये माइनस का जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और n1 स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इस वाले को अपन आगे लिखेंगे, इस वाले को पीछे लिखेंगे, तो आ जाएगा मेरे पास एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर n1 स्क्वायर, क्योंकि प्लस हो गया इसलिए आगे लिखा, और ये माइनस ही रहेगा जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4m और अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर n2 स्क्वायर। अब दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन दिख रही है, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, कॉमन यहाँ बचेगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। क्लियर। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से h और c इसके गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में आएंगी, तो यहाँ केवल क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन लैम्डा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ई फोर m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h इंटू एच स्क्वायर, h का क्या आ जाएगा क्यूब, और इंटू में यहाँ क्या आ जाएगा c 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब अपन हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पे, सो फॉर हाइड्रोजन z की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी गाइस, z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या बचेगा ई टू द पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, h प्लैंक कांस्टेंट और c स्पीड ऑफ लाइट, सारे कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू अपन को पता है। सो वेयर E इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू बताया था 8.85 10 टू द पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। H प्लैंक कांस्टेंट 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इनटू सेकंड, c speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second, and m is the mass of electron 9.1 10 to the power minus 31 kg। इन सभी की वैल्यू को अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट। तो इन सभी की वैल्यू को पुट करने पर एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो मेरे पास इस, चूंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास, ये सारी वैल्यू पुट करने पर इस कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, तो इस पूरे की वैल्यू मेरे पास आती है e टू द पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c का मान 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर के आसपास आती है इस पूरे को सॉल्व करने पर। ठीक है। और हमने देखा था ये किसके बराबर होता है, ये रेडिबल कांस्टेंट के बराबर होता है, मतलब इस पूरे को हम r के बराबर लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट अप करने पर मेरे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आता है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, इस पूरे की जगह अपन r पुट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा r
1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन मेरे पास आती है गाइस, ये इक्वेशन बेसिकली क्या शो करता है? ये इक्वेशन शो करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी n2 ऊर्जा स्तर से n1 ऊर्जा स्तर में संक्रमित करता है, नीचे आता है, तो वो जितनी तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करेगा उसकी इक्वेशन को ये शो करता है। तो आप देखिए, हमने तो क्या डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से किसी भी दूसरे ऊर्जा स्तर में आ सकता है, और इसका मतलब वो अलग अलग प्रकार की तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से किसी दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमित करता है, उस स्थिति में उससे उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य इस फॉर्मूले से ज्ञात की जाती है, और ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले को अगर कंपेयर करें तो लगभग ये दोनों एक दूसरे के बराबर बैठते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 r 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये भी लगभग फॉर्मूला इसके बराबर ही बैठता है। तो बामन ने अनुभव के आधार पर जो फॉर्मूला दिया था वो लगभग सही है, और ये उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है। कब? जब इलेक्ट्रॉन n2 ऊर्जा स्तर से n1 ऊर्जा स्तर में संक्रमित कर देता है। तो यहाँ n1 का अलग अलग मान हो सकता है, n2 का अलग अलग मान हो सकता है, तब हमारे पास विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य आएगी वो भी क्या आएगी? अलग अलग आएगी। तो इस प्रकार उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य अलग अलग प्रकार की होगी, और उन्हीं उत्सर्जित तरंग दैर्ध्यों के समूह को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, इसको आराम से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम गाइस कि हमने क्या बात करी थी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें ब्लैक कलर की स्क्रीन पे 4 चमकीली रेखाएं दिखाई देती है, लेकिन वो 4 हमें दिखाई देती है क्योंकि उनकी तरंग दैर्ध्य 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी अन्य तरंगें भी उत्सर्जित होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनकी तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कम या 7000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होती है, मतलब वो विजिबल एरिया में नहीं आती है। और उन तरंग दैर्ध्यों को अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा ज्ञात किया गया, और उन्हीं साइंटिस्ट के नाम के आधार पर उन श्रेणियों को उनका नाम दिया गया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें जो 4 रेखाएं दिखाई देती है वो सबसे पहले बामर ने बताया था, इसलिए उसे तो हम बामर श्रेणी कहते हैं। उसके अतिरिक्त समय समय पर अलग अलग साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को और स्टडी किया, और स्पेक्ट्रोग्राफ जो है उसके द्वारा जो विजिबल रीजन है उसके अतिरिक्त भी तरंग दैर्ध्य ज्ञात की, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन स्पेक्ट्रोग्राफ में दिखाई देती है, और उनको साइंटिस्ट के नाम के आधार पर नाम दिया गया, जो लाइमन श्रेणी है, पास्टन श्रेणी है, ब्रैकेट है, फंड है, इस प्रकार की। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अलग अलग प्रकार की श्रेणियां किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, और उनके नामकरण और उनकी तरंग दैर्ध्य किस प्रकार से हो सकती है। तो इस पूरे को अपन रफ कर देते हैं गाइस, चलिए इस पूरे को हम रफ कर देते हैं। हम बात करते हैं हाइड्रोजन का लीनियर स्पेक्ट्रम एंड डिफरेंट सीरीज के बारे में। ठीक है, सो लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लीनियर स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड डिफरेंट सीरीज, अलग अलग श्रेणियां हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए ऊर्जा स्तर बनाया था गाइस, ऊर्जा स्तर है यहाँ पे अपन वापस डिस्कस कर लेते हैं। ये तो शो करता है एनर्जी को। ठीक, और सबसे पहले हम N1 की अगर बात करें, ये सबसे पहली ऑर्बिट है N1, मतलब नाभिक के सबसे पास वाली क्लास। फिर आती है N2, फिर N3, फिर N4, N5, और इसी प्रकार से हम जाए तो N इंफिनिटी आएगा। सबसे पहले वाले ऊर्जा स्तर की ऊर्जा मेरे पास कितनी थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
एंड सो ऑन, अनंतवीं कक्षा में इसकी ऊर्जा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, मतलब वो नाभिक को छोड़ के क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है, मुक्त हो जाता है। ठीक, आप समझिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइमन श्रेणी की। ठीक है, लाइमन श्रेणी कौन सी श्रेणी है हमारे पास? सबसे पहले लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, कुछ पॉइंट्स में मैं इसको लिखा देता हूँ। लाइमन श्रेणी कहते हैं इसे हिंदी में। पॉइंट्स की पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट, लाइमन श्रेणी तब प्राप्त होती है यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, आठवें, 10वें, 12वें, 25वें किसी भी ऊर्जा स्तर से केवल और केवल पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमित करता है। उस स्थिति में उससे जो तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित होती है उन सभी तरंग दैर्ध्यों के समूह को लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार तो इसकी पूरी डेफिनेशन लिख लूंगा, फिर अलग अलग श्रेणी के लिए आप अपने हिसाब से डेफिनेशन बना दीजिएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन किस प्रकार से, यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से केवल और केवल प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमित करे, N1 में प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमित करें, तो इससे उत्सर्जित विकिरणों के समूह को लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, लाइमन श्रेणी कहते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए, यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से, हमें नहीं लेना देना कि वो कौन से ऊर्जा स्तर से आ रहा है, लेकिन वो केवल और केवल किस में आना चाहिए, प्रथम ऊर्जा स्तर में आना चाहिए, N1 में आना चाहिए। उस स्थिति में वो जितनी तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करता है उन सभी के समूह को हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात, लाइमन श्रेणी, इसका मतलब समझ लीजिए पहले, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखते हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन केवल पहली कक्षा में आना चाहिए। अब वो आएगा कहाँ, पहली से पहले में तो आएगा नहीं, या तो दूसरी से पहले में आएगा, या तीसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में, या चौथे से पहले में आएगा, पांचवें से पहले में, छठे से पहले में, 10वें से पहले में। तो किसी भी ऊर्जा स्तर से अगर इलेक्ट्रॉन केवल प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो उस स्थिति में वो जितनी विकिरणें उत्सर्जित करता है उन सभी विकिरणों के समूह को हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में है और वो दूसरे से पहले ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है, तब भी वो क्या उत्सर्जित करेगा, विकिरण उत्सर्जित करेगा। तो उस विकिरण की तरंग दैर्ध्य होगी कुछ ना कुछ, हमें नहीं पता। अगर वो तीसरे ऊर्जा स्तर में है और तीसरे से भी वो केवल और केवल किस में आता है, पहले ऊर्जा स्तर में आता है, तभी वो विकिरण उत्सर्जित करेगा जिसकी तरंग दैर्ध्य इसकी तरंग दैर्ध्य से अलग होगी। अगर वो चौथे ऊर्जा स्तर से भी केवल किस में आता है, पहले ऊर्जा स्तर में आता है, पांचवें से भी केवल किस में आता है, पहले में आता है, और इसी प्रकार अनंतवीं ऊर्जा स्तर से भी वो अगर पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, तो इस प्रकार हमें बहुत सारी तरंग दैर्ध्यों का एक समूह प्राप्त होता है और उस बहुत सारी तरंग दैर्ध्यों के पूरे समूह को हम लाइमन श्रेणी कहते हैं, यानी कि लाइमन सीरीज कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से केवल और केवल पहले ऊर्जा स्तर में आता है तो उसके द्वारा जितनी प्रकार की तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित होती है उन सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्यों के समूह को हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए, मान लेते हैं, है ना, मैं ऊर्जा स्तर की ऊर्जाएं दे रखी है, लेकिन अपन समझने के लिए मान लेते हैं कि इस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा 1 जूल है, इसकी 2 जूल है, इसकी 3 जूल, इसकी 4, इसकी 5, मान रहा हूँ, ऊर्जा स्तर की ऊर्जाएं दे रखी है, केवल समझने के लिए अपन मानते हैं। ठीक है, तो अगर वो दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आएगा, उस स्थिति में उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा किसके बराबर आएगी, इन दोनों के अंतर के बराबर, 1 जूल। यानी पहली कंडीशन में 1 जूल विकिरण ऊर्जा कर सकता है उत्सर्जित। अगर वो तीसरे से पहले में आता है तो 2 जूल हो सकती है उत्सर्जित ऊर्जा, चौथे से पहले में आता है तो 3 जूल। मतलब अलग अलग ऊर्जा स्तरों से जब वो केवल पहले ऊर्जा स्तर में आएगा तब भी जितने प्रकार की विकिरण उत्सर्जित होगी उन सभी की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होगी, क्योंकि सभी की ऊर्जाएं अलग अलग है। तो उन सभी तरंग दैर्ध्यों के समूह को हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो लाइमन श्रेणी मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ऊर्जा स्तर कौन सा भी हो, केवल और केवल वो कौन से ऊर्जा स्तर में आना चाहिए, पहले ऊर्जा स्तर में आना चाहिए। उस स्थिति में वो जितने प्रकार की तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करेगा उन सभी तरंग दैर्ध्यों के समूह को लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्यों को किस प्रकार से दिया जा सकता है, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में। हमने
एक फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है, अभी जस्ट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस स्थिति में तरंग दैर्ध्य किस प्रकार से दी जाएगी, तरंग दैर्ध्य दी जाएगी 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1, हम क्या लिखते थे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही लिखते थे। अब यहाँ n1 क्या होता है, n1 है जो मेरे पास वो ऊर्जा स्तर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो लाइमन श्रेणी में केवल और केवल कौन से ऊर्जा स्तर में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रथम ऊर्जा स्तर में, मतलब यहाँ पर n1 का मान तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, और n2 का मान क्या होना चाहिए, वो कौन से ऊर्जा स्तर से आ सकता है, दूसरे से आ सकता है, तीसरे से, मतलब उसका मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, सो ऑन, ठीक है। तो लाइमन श्रेणी में तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला किससे दिया जाता है, 1/r इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 का स्क्वायर और माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहाँ n2 के ये सारे मान पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइमन श्रेणी में उत्सर्जित किसी भी तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी, क्लियर। अब याद रखिए लाइमन श्रेणी जो है वो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से केवल प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमित होगा तो वो जितनी तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करता है वो दृश्य स्पेक्ट्रम में नहीं आती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। ये अल्ट्रावायलेट रीजन होता है गाइस, कौन सा रीजन होता है, तो ये पराबैंगनी किरणें होती है, पराबैंगनी विकिरणें होती हैं, पराबैंगनी विकिरणें, और पराबैंगनी विकिरण है इसलिए ये हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये यूवी रेज होती है, कौन सी होती है, यूवी रेज। तो लाइमन श्रेणी आएगी, समझ गए होंगे आप कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से केवल प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमित करे तो उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्यों के समूह को लाइमन श्रेणी कहते हैं। उसके लिए हम इस प्रकार से उसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं, और ये पराबैंगनी विकिरणें होती है इसलिए हमें ये दिखाई नहीं देती है। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया गाइस, लाइमन श्रेणी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी जो कि है बामर सीरीज। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। चलिए, तो बामर श्रेणी की अगर मैं बात करूं, बामर श्रेणी की डेफिनेशन मैं नहीं दूंगा क्योंकि लाइमन श्रेणी में जो डेफिनेशन दी है वही अब सारी डेफिनेशन आप दूसरे में यूज कीजिएगा। तो दूसरी मेरे पास कौन सी सीरीज आती है, दूसरी सीरीज आती है बामर सीरीज। बामर सीरीज बेसिकली वैज्ञानिक बामर ने ही इसको सबसे पहले देखा था, और ये दृश्य स्पेक्ट्रम है जो हमें काली स्क्रीन पे 4 चमकीली रेखाएं दिखाई देती है, वही बामर सीरीज है। तो वो कब दिखाई देती है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से केवल दूसरी ऊर्जा स्तर में संक्रमित करता है, उस स्थिति में उससे जितनी तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित होती है उन सभी के समूह को हम क्या कहते हैं, बामर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल और केवल दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमित होना चाहिए। तो दूसरे में संक्रमित कहाँ से हो सकता है, या तो तीसरे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आएगा, या फिर चौथे ऊर्जा स्तर से दूसरे में आएगा, या फिर पांचवें से दूसरे में आएगा, या फिर छठे से दूसरे में आएगा, या फिर अनंत से दूसरे में आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से केवल और केवल दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, उस स्थिति में उससे जितनी तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित हो रही है उन सभी के समूह को हम बामर श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी कहते हैं, बामर सीरीज कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं गाइस, बामर सीरीज। तो इस बामर सीरीज के लिए अगर हम तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला देखने जाए तो 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है, r 1/n1 स्क्वायर और माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही लिखा था। यहाँ पर n1 क्या है, n1 है n2 के बराबर। n1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यहाँ n1 जो है वो 2 के बराबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से केवल और केवल दूसरे ऊर्जा स्तर में आना चाहिए, और किस ऊर्जा स्तर से वो दूसरे में आ सकता है, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से आ सकता है। तो इस स्थिति में इसके तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या बन जाता है, r 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहाँ n2 का मान हो सकता है 3, 4, 5, 6, 100, ठीक। तो ये बामर का फॉर्मूला जो है उसने एक्सपीरियंस बेस पे पहले ही दे दिया था। ये बामर श्रेणी में उपस्थित किसी भी विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ठीक है। याद रखिए इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से केवल दूसरे ऊर्जा स्तर में आएगा, उस स्थिति में उत्सर्जित सभी विकिरणों के समूह को हम बामर श्रेणी कहते हैं। और ये चूंकि रेखाएं हमें दिखाई देती है, मतलब ये दृश्य स्पेक्ट्रम में आती है, किसमें आती है, विजिबल स्पेक्ट्रा है। ये कौन सा है, विजिबल स्पेक्ट्रा, मतलब दृश्य स्पेक्ट्रम है। दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब इसमें उपस्थित तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होगी, तभी ये हमें दिखाई देता है। और सबसे पहले इसे किसने, बामर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया, बामर श्रेणी के बारे में, ठीक है। इसी प्रकार तीसरी सीरीज जो आएगी, आप फ्लो समझ गए होंगे तीसरी सीरीज किस प्रकार से आएगी, इसको अपन रफ कर देते हैं। चलिए, तो तीसरी जो सीरीज है वो है पास्चन, ठीक है। थर्ड जो है वो है पास्चन। ये सीरीज के नाम इनके साइंटिस्ट जिन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी
जिन्होंने इनको सबसे पहले देखा था, ज्ञात किया था, उन्हीं के नाम के आधार पर इन श्रेणियों के नाम रखे गए। तो तीसरी सीरीज है पास्टन सीरीज यानी पास्टन श्रेणी। पास्टन श्रेणी में बेसिकली क्या होगा, फ्लो समझ के होंगे आप कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से केवल और केवल किस ऊर्जा स्तर में आना चाहिए, तीसरे ऊर्जा स्तर में। तो अगर वो चौथे से तीसरे में आ सकता है, या फिर पांचवें से तीसरे में आ सकता है, छठे से तीसरे में आ सकता है, सातवें से तीसरे में आ सकता है, या फिर अनंतवीं कक्षा से तीसरी कक्षा में आ सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से केवल और केवल तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जितने विकिरण उत्सर्जित करता है उन सभी विकिरणों के समूह को हम पास्टन श्रेणी कहते हैं, यानी कि पास्टन सीरीज कहते हैं गाइस, ठीक है। तो पास्टन सीरीज में उत्सर्जित विकिरणों की तरंगदैर्घ्य किस प्रकार से ज्ञात होगी, 1/λ = r 1/n1² और -1/n2²। यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन कौन से ऊर्जा स्तर में आना चाहिए, किसी भी ऊर्जा स्तर से तीसरे में आना चाहिए। मतलब n1 का मान तो 3 होगा, तो n2 का मान क्या होगा, चौथे से आ सकता है, पांचवें से, छठे से, सो ऑन। तो इस हिसाब से λ = r, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर और -n2 का स्क्वायर, जहाँ n2 का मान मेरे पास क्या क्या हो सकता है, 4 5 6 7 100। मतलब ऊर्जा स्तर कौन सा, किसी भी ऊर्जा स्तर से अगर तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो वो उत्सर्जित विकिरणों के समूह को पास्टन सीरीज कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात इसमें भी कि ये जो विकिरण है वो भी हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है, मतलब ये भी विजिबल नहीं होती है, ठीक है। ये तो है मेरे पास यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, ये मेरे पास क्या होती है, विजिबल, मतलब ये हमें दिखाई देती है। ये सीरीज भी हमें दिखाई नहीं देती है, और ये इंफ्रारेड होती है। कौन सी होती है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का मतलब होता है ये अवरक्त प्रकार की किरणें होती है, अवरक्त विकिरण होती है, ठीक है, अवरक्त विकिरणें होती है, मतलब इंफ्रारेड विकिरणें होती है। ये भी हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है। इंफ्रारेड में आपको समझा देते, तो आपके टीवी के जो रिमोट होता है ना, उस रिमोट से आप चैनल चेंज करते हो, तो चैनल चेंज करते हो मतलब उसमें से विकिरण निकलती है, वो आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन कैमरा जो है आपका मोबाइल कैमरा, उस पर अगर उसका कैमरा उस पर फोकस करके आप उसके बटन को प्रेस करो ना, तो उसमें एक लाइट दिखती है, वही लाइट अवरक्त होती है, जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन डिवाइस से वो दिखाई देती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, तो जो विकिरण उत्सर्जित होती है उनके समूह को पास्टन श्रेणी कहते हैं। और इसमें जो विकिरणें होती है वो अवरक्त प्रकार की होती है। इन सब के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट वाले चैप्टर में, अलग अलग प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगें, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया, पास्टन सीरीज। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं चौथी, जो है ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। तो फ्लो आप समझ ही गए होंगे, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा आपको पता कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से किस में आना चाहिए, चौथे ऊर्जा स्तर में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, चौथे ऊर्जा स्तर में। तो या तो पांचवें से चौथे में आएगा, छठे से चौथे में आएगा, सातवें से आएगा, या फिर अनंतवें से आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से केवल चौथे ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जितने विकिरण उत्सर्जित करेगा उन सभी के समूह को हम क्या कहते हैं, उन सभी के समूह को हम ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी कहते हैं, ब्रैकेट सीरीज, उसे हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में संक्रमित होगा तो जितनी विकिरणें उत्सर्जित होगी उसे हम ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। इसकी तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होगा, 1/λ = r 1/n1² - 1/n2²। जहां पर n1 क्या होगा गाइस, n1 क्या होगा, n1 होगा 4। मतलब इलेक्ट्रॉन केवल चौथे ऊर्जा स्तर में संक्रमित होना चाहिए। कहां से हो सकता है, 5 से, 6 से, 7 से। तो λ = क्या आ जाएगा, r 1/4² - 1/n2², जहां n2 का मान ये सारा हो सकता है, ठीक। ये विकिरणें भी हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है, और ये भी अवरक्त प्रकार की ही होती है, मतलब इंफ्रारेड होती है, ठीक है। तो ये विकिरणें भी हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती है, अवरक्त प्रकार की होती है। लास्ट सीरीज जो है बच जाती है हमारे पास, वो है फुंड, जो आप लिख सकते हो और वो आपको ही लिखना है। क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से केवल और केवल किसमें संक्रमित हो, पांचवी ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो, तो वो छठे से पांचवें में आ सकता है, सातवें से पांचवें में आ सकता है, आठवें से पांचवें में, या फिर अनंत से पांचवें में आ सकता है। तो उस प्रकार की सीरीज को हम फुंड सीरीज कहते हैं गाइस, ठीक है। और इसके बारे में आप लिख लेना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने केवल क्या डिस्कस किया, हमने हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अलग अलग कौन सी श्रेणियां प्राप्त होती है, और कौन सी अवरक्त होती है, कौन सी अल्ट्रावायलेट होती है, कौन सी विजिबल होती है, उनकी तरंगदैर्घ्यों को किस प्रकार इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकता है। इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में, और साथ ही इस टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।